एक्चुअली ये 100% शेफलेस मॉडल है। अच्छा, फोफो में तो आप दे ही रहे हो, लेकिन फोको में भी फ्रेंचाइजी दे रहे हो आप? आपको यूरोपियन डेजर्ट्स के साथ साथ और भी काफ़ी सारे डेजर्ट्स की वैरायटी और भी काफ़ी सारे स्नैक्स की वैरायटी सब आपको एक जगह पे अंडर वन रूफ मिल जाती है। डेजर्ट मार्केट अगर देखा जाए कि आज के दिन हेल्दी फूड्स की तरफ भी लोग जा रहे हैं। 6 to 7% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ आ रहा है इस मार्केट में। शुरुआत बढ़िया कर लेते हैं, हाँ। लेकिन उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं, सेल्स नहीं आती है। हाँ। तो सेल्स कैसे आएगी ज़्यादा? दोस्तों, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, कोई सेलिब्रेशन हो, त्योहार हो, पार्टी हो, डेजर्ट्स के बिना कभी पूरी हो ही नहीं सकती। और डिनर के बाद तो डेजर्ट चाहिए ही चाहिए। तो आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही फाउंडर से कराने वाला हूं जो हिंदुस्तान में ट्रेडिशनल नहीं बल्कि यूरोपियन डेजर्ट्स लेकर आए हैं। आज आपकी मुलाकात जिनसे होने वाली है वो वॉफ्चा द यूरोपियन डेजर्ट कैफ़े के फाउंडर हैं और इनकी 30 से ज़्यादा आउटलेट्स पैन इंडिया रन कर रहे हैं और 2026 में 100+ आउटलेट्स लाने की तैयारी में हैं। तो हम इनसे बातचीत करने वाले हैं आज कि आखिरकार इंडिया में यूरोपियन डेजर्ट्स कैफ़े का बिजनेस कितना बेहतरीन हो सकता है और किस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंचाइजी बताओ पर स्वागत करते हैं चेतन जैन जी का, फाउंडर ऑफ वॉफ्चा द यूरोपियन डेजर्ट कैफ़े। कैसे हैं सर आप? नमस्कार। बस बढ़िया। सर, मैं आपको पिछले तकरीबन 4 साल से जान रहा हूँ। हाँ। आपने शुरुआत 1 या 2 आउटलेट से की वॉफ्चा की। हाँ। और स्पेसिफिकली आपने इसको डेजर्ट कैफ़े बनाया। हाँ। कि यहाँ पर आपको मिठाइयाँ मिलेंगी अलग अलग तरीके की। हाँ। तो आपको नहीं लगता है आज के समय में लोग जहाँ मीठा खाने से परहेज कर रहे हैं, हाँ। वहाँ पर स्पेसिफिकली डेजर्ट कैफ़े बनाना कहीं रिस्की भी हो सकता है? रिस्की हो सकता है, लेकिन क्या है कि मीठा कितना भी लोग अवॉइड करें, लेकिन हर खुशियों की शुरुआत, हर ओकेजन की, हर त्योहार की शुरुआत मीठे से ही होती है और ख़त्म भी मीठे पे ही होती है। क्या बात है। तो अभी अगर हम बात करें आपके ब्रांड की, वॉफ्चा हाँ। यूरोपियन डेजर्ट कैफ़े है, तो यूरोपियन डेजर्ट्स एक्चुअली में क्या होती हैं और उसकी कितनी बड़ी मार्केट है? यूरोपियन डेजर्ट बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था तो अलग अलग चीज़ों को मिला करके जो यूरोपियन कल्चर से हमारा जो डिराइव हुआ है प्रोडक्ट, उसमें बेसिकली वॉफल्स हम लोग ने स्टार्ट किया था, बेसिकली सिर्फ वॉफल्स कोर को पकड़ करके। बट आज के दिन हमारे मेन्यू में या हमारे स्टोर्स में आपको यूरोपियन डेजर्ट्स के साथ साथ और भी काफ़ी सारे डेजर्ट्स की वैरायटी और भी काफ़ी सारे स्नैक्स की वैरायटी सब आपको एक जगह पे अंडर वन रूफ मिल जाती है। क्या क्या है जैसे? हमारे पास आपको मेन्यू मिक्स में आपको वॉफल शेक्स, थिक शेक, ब्राउनी, लावा केक, फ्रेंच फ्राइज, मोमो, स्वीट कॉर्न, नाचोस, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, सैंडविच, कंप्लीट एक रेंज ऑफर करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली आप डेजर्ट कैफ़े के साथ साथ उन्हें आप कुछ फास्ट फूड भी हाँ। प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ। आपको पटना में शायद आपने पहला आउटलेट किया था। हाँ। और आज के समय में बेंगलोर, हैदराबाद और इंडिया के मल्टीपल सिटीज़ में आपके मल्टीपल आउटलेट्स हैं। हाँ। आपको क्या लगता है कि इंडिया में ये फास्ट फूड मार्केट या फिर डेजर्ट मार्केट कितना बड़ा है? डेजर्ट मार्केट अगर देखा जाए कि आज के दिन हेल्दी फूड्स की तरफ भी लोग जा रहे हैं, बट जो ट्रेडिशनल है वो जो पुराना डेजर्ट वाला चीज़ है या फिर जो आज भी जैसे चल रहा है, तो हर साल कीप ऑन ग्रोइंग मार्केट पे जा रहा है। 6 to 7% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ आ रहा है इस मार्केट में। अकॉर्डिंग टू अगर 2019 से भी हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, जब से हमने स्टार्ट किया था, तो उस समय से भी हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर नए नए ब्रांड्स, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए पर्टिकुलर इस फील्ड में लोग आगे बढ़ रहे हैं। बेशक हम भी इसमें भी कुछ हमारा प्लान है कि नियर अबाउट फ्यूचर में हम भी इसमें जो भी स्नैक्स की या जो भी डेजर्ट्स की रेंज है, हम इसमें हेल्दी ऑप्शन लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम वॉफ्चे की बात करें तो वॉफ्चा का नाम लेते हैं तो वेफल ही सबसे पहले आता है। हाँ। ठीक है, 1-2 ब्रांड हो रहे हैं वेफल के, कोई बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं नहीं इंडिया में वेफल्स के। हाँ। तो जब वेफल्स की बात करते हैं, वॉफ्चा बहुत उससे मतलब सिमिलर साउंड करता है। हाँ। तो आपकी यूएसपी क्या है वॉफ्चा में? वॉफ्चा में आपको अंडर वन रूफ वेराइटीज़ ऑफ वॉफल्स तो मिल ही जाते हैं। वेराइटीज़ ऑफ वॉफल, शेक्स, थिक शेक, ब्राउनीज और भी जो भी तरह के डेजर्ट हो जाए, जो आज के दिन नया ट्रेंडिंग डेजर्ट भी मार्केट में ला रहे हैं, वो भी हम अंडर वॉफ्चा में हम लेकर के आएंगे जल्द से जल्द। जो भी आज के दिन अगर बाउल केक चल रहा है या कुछ भी नया प्रोडक्ट जो भी आज के दिन अभी मार्केट में चल रहा है डेजर्ट का, हम एक ऐसा डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं जिसमें आपको डेजर्ट्स के सारे सेगमेंट जितने भी ट्रेंडिंग है सब चीज़ एक अंडर वन रूफ मिल जाएंगे।
प्लस अगर हम लोग जो स्नैक्स आइटम रखते भी हैं अपने स्टोर में, स्नैक या फास्ट फूड आइटम हम रखते भी हैं, तो हमारा फर्स्ट कंसंट्रेशन रहता है डेजर्ट्स को हाईलाइट करना। हमारे मेन्यू में अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में जाइएगा तो आपको मेन कोर्स या स्टार्टर पहले मिलेगा, फिर मेन कोर्स मिलेगा, फिर उसके बाद डेजर्ट्स मिलेगा। हमारे मेन्यू में आपको पहले डेजर्ट्स मिलेगा और जो मेन कोर्स वाली जो भी चीज़ें हैं वो आपको सेकेंडरी मिलेगा। सेकेंडरी मिलेंगी। और अगर मैं स्पेसिफिकली अगर वेफल्स की बात करूँ, हाँ तो वेफल्स इंडिया में लोग पसंद करते हैं। हाँ बेशक, इंडिया में बच्चे बूढ़े कोई भी तरह की एज ग्रुप हो, सबको वेफल्स बहुत पसंद आती है। और वेफल्स की स्टार्टिंग रेंज कहाँ से शुरू हो जाती है? स्टार्टिंग प्राइसिंग की मैं रेंज बात करूँ, हमारे बात करें तो हमारे 80 रुपए से स्टार्ट हो जाता है पैनकेक्स वगैरह में, और ओके, वॉफल हमारे लगभग 100 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। 100 रुपये से वेफल शुरू हो जाते हैं। हाँ मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अपना मेन्यू जो है वो 50 रुपीज़ से 200 के बीच में सारा चीज़ कवर हो जाता है। आज के समय में मैं देख रहा हूँ आपके जो फ्रेंचाइजीज हैं या जिस तरीके से आप लोग आउटलेट ओपन कर रहे हो, हाँ मल्टीपल अलग अलग मॉडल पे काम कर रहे हो हाँ आप। हाँ मेरे ख्याल से कियोस्क भी है और भी अलग अलग मॉडल हाँ है। एक बार हाँ। चाहूँगा कि आपके मॉडल्स के बारे में आप बताएं, क्या हैं आपके बिजनेस हम मॉडल्स? लोग का बेसिकली हम लोग 3 मॉडल है, जो पहले लेना चाहते हैं या जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उसके हिसाब से हमारे पास जैसे कोको मॉडल होता है, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। एक होता है फोको मॉडल, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। एक होता है फोफो मॉडल, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल। अब इस तीनों में भी हमारे पास 3 सेगमेंट है जो अलग अलग साइजेस एंड स्पेसेस के हिसाब से डिवाइड होता है। ओके, एक जो रहता है वो 60 स्क्वायर फीट टू 150 स्क्वायर फीट के 60 स्पेस में स्क्वायर आता फीट है। में रहता है। हाँ, ड्राई कियोस्क या फिर वेट, उसमें जैसा भी रहे मॉल के बाहर या ऐसा जगह पे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीट रेंज ऑफ डेजर्ट्स आपको पूरे मिल जाते हैं, शेक्स मिल जाते हैं, थिक शेक्स मिल जाते हैं। वो 60 से 150 स्क्वायर फीट में अपना कवर हो जाता है। और प्लस इसके बाद अगर हम जाते हैं तो QSR पे अगर जाते हैं, क्विक सर्विंग रेस्टोरेंट, जो आज के दिन सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है और सबसे ज़्यादा हमारा वही मॉडल सबसे ज़्यादा लोग अडॉप्ट करते हैं मार्केट में, या फिर मार्केट में एक्सेप्टेंस है, क्योंकि उसकी बेसिक रेंटल भी मिल जाती है और अपनी 150 से लेकर के 350 स्क्वायर फीट तक में हम ये ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे डेजर्ट्स के जो मैंने रेंज बताया था वो सारे तो मिल ही जाते हैं। साथ ही साथ इसमें हम कुछ स्नैक्स आइटम आपको इंट्रोड्यूस करके देते हैं, लाइक फ्रेंच फ्राइज हो गया, सैंडविचेस हो गया, बर्गर्स हो गया, नाचोस हो गया, और भी कुछ 4-5 तरह का प्रोडक्ट हम इसमें इंट्रोड्यूस करके देते हैं, ताकि एक सिंगल रूफ के नीचे आपको एक कॉम्बो टाइप का पूरा मील मिल सके। किसी को अगर नॉर्मल है कि एक वॉफल लिया, एक शेक लिया, एक फ्राइज लिया, तो उसका एक कंप्लीट एक बार का मील हो जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। अब इसके बाद अगर आते हैं कैफ़े मॉडल, कि आज के दिन लोगों को चाहिए कि हम वहाँ पे जा कर के टाइम स्पेंड करें, हाँ बिल्कुल। कि हम वहाँ जाए तो हमें कॉफ़ी भी मिल जाए, हमें स्नैक्स भी मिल जाए, हमें डेजर्ट्स भी मिल जाए, सब चीज़ हमें मिल जाए अंडर वन रूफ। तो इसके लिए हमने अभी रिसेंटली एक नया मॉडल जो स्टार्ट किया है, उसमें हम एक और अपने सब्सिडरी ब्रांड को जो है इसके साथ साथ ही इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि नाम है क्रंची बेल। ओके, तो वॉफ्चा के साथ साथ ही आपको क्रंची बेल का भी जो फ्रेंचाइजी है उसके साथ ही कोलैब करके आपको मिल जाता है साथ में ही। ओके, अंडर वन रूफ आपको 2 ब्रांड मिलेंगे, 2 आप रेस्टोरेंट उसी अंडर वन रूफ चलाओगे, जिसमें कि आपको कंप्लीट रेंज ऑफ जो स्नैक्स था, प्लस आपको कंप्लीट रेंज ऑफ डेजर्ट बेवरेजेस ये साथ साथ मिल जाएगा, प्लस आपको इसके साथ साथ पिज़्ज़ा, पास्ता, मैगी, इस तरीके के प्रोडक्ट भी इसके साथ साथ कॉन्टिनेंटल कंप्लीट रेंज आपको कवर हो जाएगी। गार्लिक ब्रेड या कुछ भी आप बोलो, इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करके देते हैं। इवन अगर आपके साइड से भी कुछ अगर रहे कि कोई फ्रेंचाइजी है या कुछ है, या वो एरिया के हिसाब से कुछ प्रोडक्ट उसमें इंट्रोड्यूस करना चाहे, तो वो भी हम लोग उसमें इंट्रोड्यूस करके अकॉर्डिंग टू द मार्केट वहाँ पे हम सेट करके उसको SOP वगैरह सेट करके हम वहाँ पे लगाते हैं। सर फोफो में तो आप दे ही रहे हो, लेकिन हाँ फोको में भी फ्रेंचाइजी दे रहे हो आप? हाँ, फोको में भी हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, फोको में फ्रेंचाइजी बिफोर 6 मंथ ओनली। तो हम अभी फोको पे भी काम कर रहे हैं। फोको में आप देखते क्या हो? किसी लोकेशन देखते हो, प्रोडक्ट देखते लोकेशन हम लोग पूरा चीज़ फोको में हम लोग बेसिकली सब चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। लोकेशन आपका कैसा है, क्या सेल्स वहाँ से निकल सकता है, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग वहाँ का हम एक SEO से, गूगल से या फिर जोमेटो स्विगी से हम सबसे एक डेटा निकाल करके कि हम यहाँ पे लमसम में क्या बिजनेस हम यहाँ से ला सकते हैं। हैं बिल्कुल। हाँ, तो फोफो में क्या रहता है कि हम आपसे रॉयल्टी एक सेल्स का लेते हैं, ताकि हम आपको वो मंथली सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। फोको में क्या है कि हम आपको रॉयल्टी देते हैं, कि आपके बिहाफ पे हम आपका स्टोर ऑपरेट करेंगे, हम आपको रन करके देंगे, हम आपके लिए बिजनेस ला करके देंगे, हम मार्केटिंग करेंगे उस स्टोर का, हम वहाँ का कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हाइजीन सब हम मेंटेन करेंगे, हम आपको वहाँ तक बिजनेस ला करके देंगे। तो उसमें हम उनको वो चीज़ अश्योरिटी देते हैं। तो ये एश्योरिटी में आप क्या बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहती है? बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अलग अलग मॉडल, अगेन अलग अलग मॉडल में अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। कियोस्क अपना 10 लाख के आसपास में हो जाता है, QSR अपना 15 लाख के आसपास में, एंड कैफ़े अपना 18 लाख एंड अबव। जितना बड़ा कैफ़े आपका रहेगा और 10 उतना लाख रुपए से आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती हाँ। है।
फोको में। फोको में, और फोफो में अगर हम बात करें तो फोफो में वही 8 से 9 लाख रुपए। 8 लाख रुपए में आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। 8 लाख रुपए में व्यवसाय का आपका एक कंप्लीट कियोस्क शुरू हो सकता है। हाँ हाँ। तो ये इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है, और अगर ऑलरेडी आपके 30 के आसपास आउटलेट चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 8-9 लाख रुपए लगाकर कोई आरओआई कितने समय में निकाल सकता है? आरओआई अगर मैं बात करूं फोफो मॉडल की, तो फोफो मॉडल में अगर लोग जो है हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर अगर हमारे पास अच्छे मिल जाते हैं, अच्छा काम करते हैं हमारे साथ मिल करके, हैंड होल्डिंग करके, तो वो बेशक 12 से 15 महीने में अपना आरओआई जो उन्होंने लगाया वो पूरा अचीव कर सकते हैं। अचीव कर सकते हैं पूरा 12 से 15 महीने में। हाँ, बट फ्रेंचाइज पार्टनर हम आजकल बहुत, पहले हम लोग ऐसे भी फ्रेंचाइजी दे देते थे कि नहीं चलो हमें देना, हमें एक्सपैंड करना, बट अब हम काफ़ी कंस्ट्रेंट हो गए। हम बहुत सोच समझ के, बहुत लोकेशन समझ करके, और फ्रेंचाइजी कितना टाइम, कितना अपना इनपुट देना चाहता है उस बिजनेस के लिए, उस हिसाब से हम प्लान करके ही फोफो बोलते हैं। अगर किसी के पास लेट्स सपोज समय नहीं है तो हम उसे फोको रिकमेंड करते हैं। सर देखो, बिल्कुल अगर समय नहीं है और आप थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो फोको में जाओ, अदरवाइज फोफो में आपकी आरओआई जल्दी आ जाएगी, फोको में आरओआई लेट आएगी। बट ऑब्वियसली जब कोई और इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपके लिए, कोई और मेहनत कर रहा है, तो प्रॉफिट वो भी रखेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन हम लोग फोफो की बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कम है, प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन खर्चे बहुत सारे होते हैं। आज आपने दुकान ली है तो दुकान का रेंट है, सैलरी है, आपकी मटेरियल कॉस्ट भी है, वेस्टेजेस भी होंगे कुछ ना कुछ। तो आपको लगता है कि आज के समय में ये बिजनेस मॉडल डुएबल है? डुएबल बिल्कुल है, क्योंकि सब चीज़ कंट्रोलिंग में हो सकता है। अगर आप एक रेस्टोरेंट ओपन करते हो तो उसमें आपका रेंट भी हाई होगा, आपका स्टाफ का सैलरीज भी हाई होगा, और स्टाफ डिपेंडेंसी भी काफ़ी हाई होगा। बट हमारे मॉडल में, और अगर आप फ्रेंचाइजी में भी किसी भी मिल जाते हो, तो आपके लिए काफ़ी सारे जो स्ट्रगल रहते हैं, जो आपको फेस करना पड़ता है डे टू डे, वो उसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास पहले से ट्रेंड लोग हैं। हम आपका बैक में सारा हैंड होल्डिंग करके आपके लिए सारा हेल्प आउट करके दे सकते हैं। प्रोडक्ट प्रिक्योरमेंट से लेकर के, रॉ मटेरियल से लेकर के, हम आपको सब चीज़ गाइड कर सकते हैं। आपको मार्केटिंग के लिए गाइड कर सकते हैं, आपको सेल्स के लिए गाइड कर सकते हैं कि कैसे आपको चलाना है, कैसे क्या मैनेज करना है। प्लस अगर स्टाफ की सैलरी की बात करें तो इसमें आपको 8 से 15 हज़ार के रेंज में आपको टीम मेंबर मिल जाएंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना भी उसके लिए मैटर नहीं करता है। अगर हम बात करें रेस्टोरेंट की, तो आपको 15,000 से 50,000 तक के एम्प्लॉय मिलेंगे, जो कि आप उस पर डिपेंडेंट रहोगे। आज के दिन इसमें हम आपको एसओपी ऐसा बना करके देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्टाफ पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। आपको एक बार हमने सिखा दिया, एक बार हमने आपको वो प्रोडक्ट का गाइड कर दिया, अगर आप एज अ ओनर भी आप चाहोगे ना, तो आप खुद वो प्रोडक्ट आप बना सकते हो, और आप सबको सिखा सकते हो कि ये चीज़ ऐसे बनेगा। इतना इजी हमने एक सॉल्यूशन करके दिया है कि भाई इसको ऐसे डालो, ऐसे बनाओ, एक ऐसा रेसिपी जो कि कोई भी नया बंदा जो फूड लाइन से नहीं भी बिलोंग करता है वो भी सीख सकता है। प्रोसेस क्या रहता है? आज मान लीजिए किसी ने आपकी फ्रेंचाइजी लेने की सोची, क्या प्रोसेस रहता है फ्रेंचाइजी ओपनिंग का? फ्रेंचाइजी ओपनिंग का पहले हमारे पास जब भी उनका कनेक्ट आएगा या जो भी हमारे से रीच आउट करेंगे, तो पहले हम उनका लोकेशन मंगाएंगे कि आप किस लोकेशन में करना चाह रहे हो और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आपका पास्ट क्या रहा है, आप क्यों बिजनेस प्लान कर रहे हो। पहले हम उनका अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि आप क्यों बिजनेस करना चाह रहे हो, आपका क्या प्लानिंग है, आप कितना समय देना चाहोगे, और आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा बिजनेस में। मतलब आपको अगर समय है, या बस आप पार्ट टाइम कर रहे हो, आप मल्टीपल बिजनेसेस रन कर रहे हो, आपको फुल टाइम आपको इसमें देना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको बताएंगे कि आप ये मॉडल पे जाओ। अब उसके बाद उनका जो मॉडल डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद हम कहेंगे आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो वो जब बताएंगे कि हमारे को इतना इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है, तो हम बोलेंगे ठीक है। अब उसमें हम उनके पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से हम उनको 4-5 लोकेशन बताएंगे कि आप ये सब लोकेशन में करोगे तो आपको बिजनेस अच्छा आएगा। फिर वो लोकेशन या तो वो अपने से सर्च कर सकते हैं, या हमारे पास भी कुछ एजेंसी से टाई अप्स है जो लोकेशन में हेल्प आउट कर सकते हैं। तो उसके बाद लोकेशन हम फाइनलाइज करेंगे, लोकेशन का वर्किंग करेंगे। जब लोकेशन हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद हम उस पर थोड़ा सा मार्केटिंग करके वो लोकेशन को गूगल के थ्रू, जोमेटो के थ्रू, स्विगी के थ्रू, एक बेसिक डेटा के थ्रू हम वहाँ पे मार्केट ऑब्जर्व करेंगे कि हम यहाँ पे कैसा बिजनेस कर पाएंगे। तो वो एक निकलने के बाद हम वहाँ पे उसको फाइनलाइज करेंगे कि आप चलो यहाँ पे हम लोग गुड टू गो हैं, आप एक टोकन मनी दे करके हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो काम। उसके बाद हम उसका प्रॉपर प्लानिंग, कैसे स्टोर बनाना है, कैसे प्रोक्योरमेंट करना है, कैसे ट्रेनिंग होगा, कब ओपनिंग होगा, कितना समय लगेगा, कैसे रॉ मटेरियल आता है, सब चीज़ हम सिखाएंगे उनको। बहुत जगह मैंने देखा है लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं, शुरुआत बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं, सेल्स नहीं आती है।
तो सेल्स कैसे आएगी ज़्यादा इस बिजनेस में? सेल्स के लिए देखिए, सेल्स के लिए हम गाइड करते हैं। फोफो में यही चीज़ है कि हम उनको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप कितना, मैंने अगेन बोला ना कि आप फ्रेंचाइजी अगर ले रहे हो तो आप कितने उस बिजनेस के लिए इंथुजियास्ट हो, कि आपको उसमें कितना समय देना है, आप कैसा काम करना चाहते हो, आप क्या सेल्स लाना चाहते हो। अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग है, हम अगर गाइड करें कि यू हैव टू स्पेंड इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यू हैव टू इन्वेस्ट इन ब्रांडिंग, कुछ भी पैम्पलेट, लीफलेट, कुछ भी आपको ब्रांडिंग करना है, इवेंट्स करना है, कुछ भी करना है, तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। आप बोलोगे नहीं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं स्टोर एक ही आधा घंटा ही विजिट कर सकता हूँ, मैं स्टोर 5-5 दिन तक जा ही नहीं रहा हूँ। तो सेल्स देखो, कोई भी बड़ा ब्रांड हो, आज के दिन अगर डोमिनोज जैसी भी ब्रांड क्यों ना हो, अगर वहाँ पे जो कोई मैनेजर मैनेजर है, नहीं होगा, हाँ। स्टोर मैनेजर जो है, उसको टारगेट या वो अपने अचीवमेंट को पहुंचना नहीं चाहेगा, तो वो भी अचीव नहीं कर पाएगा। कोई भी चीज़ ऑटोमेटेड नहीं होता है। हम आपको अगर गाइड कर रहे हैं तो आपको भी उस हिसाब से इनपुट अपना देना पड़ेगा। अगर मतलब दोनों हम लोग मिला करके काम करेंगे तभी वो बिजनेस ग्रो हो सकता है, और आप भी उसमें खुश रहोगे, हम भी खुश रहेंगे। मतलब मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई बिजनेस करना है, रेस्टोरेंट बिजनेस की बात है, तो सेल्स नहीं आएगी तो बट ऑब्वियसली आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। और यहाँ पर कम से कम कितनी सेल पर डे की चाहिए? एक एवरेज होता है ना कि आपने देखा है कि अगर डेली की 5,000 की सेल आ गई तो हाँ, आदमी ब्रेक इवन पे आ जाएगा। तो वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कितना है। एक कियोस्क मॉडल में एक एक बेसिक। कियोस्क मॉडल में देखिए, कोई कियोस्क मॉडल का रेंटल 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए भी जाता है। कोई कियोस्क मॉडल का रेंट 15,000 भी रहता है। नहीं, एक एवरेज हम सिटी की बात एवरेज करें। अगर हम बात करें तो अगर हमारा बेसिक रेंट अगर हम 25,000 माने, तो 25,000 रेंट निकालने के लिए अगर हमारा सेल लेट्स सपोज 5,000 पर डे का भी रहता है, जिसमें ऑनलाइन हमारा 2,000 हो गया, 3,000 हमारा ऑफलाइन हो गया, 5,000 के सेल में भी हम अराउंड 20 से 25,000 रुपये मंथली बचा लेंगे। मतलब 1.5 लाख रुपए महीना भी सेल कर रहा है तो प्रॉफिटेबल हो सकता प्रॉफिटेबल है हो स्टोर। सकता है। अगर उसका रेंट कम है, अगर रेंट ही ज़्यादा है तो फिर तो रेंट ज़्यादा है तो रेंट ज़्यादा का मतलब ये नहीं होता है कि हम वहाँ से सेल कम निकाल पाएंगे। रेंट ज़्यादा का मतलब ये होता है कि वो जगह का वैल्यू है। अगर ज़्यादा रेंट है मतलब फुटफॉल ज़्यादा होगा, वहाँ कस्टमर ज़्यादा आएंगे। अब कस्टमर को हम कैसे केटर कर रहे हैं, हम कैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम तो उनको गाइड कर चुके हैं कि ऐसा आपको करना है। अगर वो रूल एंड रेगुलेशन वहाँ पे फॉलो हो रहा है, जो अपने फ्रेंचाइज ओनर अपने टीम को गाइड किए हुए और हम उनको जो हैंड होल्डिंग के साथ उनको गाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से काम करेंगे तो डेफिनेटली वो 1 लाख रुपए का रेंटल स्टोर भी होना, वहाँ से भी 7 से 8 लाख रुपए का सेल निकाला जा सकता है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा व्यवसाय की आपने शुरुआत कब की और शुरुआत में आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? शुरुआत हमने इसकी 2021 में की थी ड्यूरिंग कोविड। पहला स्टोर खोलने में ही हमें 8 महीने लग गए थे। ओके। और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उसको 1-2 साल हमने प्रोसेस करने के बाद फिर हमने दूसरा स्टोर किया। 2 से जब 3 किया तो हमें बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। फिर 3 से हमारे 10 हुई। जब मैं 3 स्टोर था तब आपसे मुलाकात हुई थी हमारी, और आज उसके बाद हम 10 हुआ हमारा धीरे धीरे करके। तो उसके बाद हमने बहुत सारा चीज़ को सॉल्व किया। आज भी हम लोग अभी 30 स्टोर तक अभी तक कर चुके हैं, और हमारा अभी नियर अबाउट 2 महीने में भी हमारा 5 से 10 आउटलेट आ रहा है। तो हम लोग को प्रॉब्लम तो बहुत सारी हुई थी, बट हम लोग धीरे धीरे जो भी चैलेंजेस आती रहती है उसे सॉल्व करते जाते हैं। और बेशक जो हमारी फ्रेंचाइजी भी लेते हैं या जो हमारे साथ काम भी करते हैं, उनके साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग धीरे धीरे करके सारा चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। एक हम केस लेके चलते हैं। एक फूड कोर्ट में आपका आउटलेट है, हाँ। जहाँ पर पिज़्ज़ा वाला भी है, बर्गर वाला भी है, डोसा वाला भी है, हाँ। कुछ और चाउमीन वाले अलग अलग हैं। हाँ। और वहाँ पर बीच में एक वॉफचा भी है। हाँ। आपको क्या लगता है कि लोगों का रुझान वॉफचा की तरफ आएगा? हम अगर लुक एंड फील और हाइजीन भी बाहर से अगर देखने में लुक एंड फील तो हम अच्छा देते ही हैं। अब उसको अगर हम मेंटेन रखेंगे, मतलब दिखने में खूबसूरत रहे, स्टाफ वेल यूनिफॉर्म रहे, ग्रूम में रहे, तो बेशक हमारे पास एक बार स्टाफ मतलब एक बार कोई ना कोई कस्टमर आकर के हमारे पास विजिट करके जाएगा। और एक बार अगर हमारे पास आ गया और हमारा जो प्रोसेस है, जो SOP के हिसाब से हमने प्रोडक्ट बनाया है, उस हिसाब से अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो 100% हमारे पास कस्टमर वापस आते हैं। रिपीट रेट क्या रहता है आपके बिजनेस में? रिपीट रेट हमारा अगर ऑनलाइन की बात करें तो इट्स अराउंड 70 to 75%, और ऑफलाइन की बात करें तो मोर देन 80%। मतलब लोग बार बार आते हैं लोग आपके बार यहाँ? बार आते हैं। एक बार अगर हमारे यहाँ आ गए तो उनको एक बार टेस्ट उनको पता चल गया है कि हाँ ये अच्छा दे रहे हैं। हाँ, जो खाता है वो बार बार ही खाता है, एक बार थोड़ी खाएगा कोई चीज़। हाँ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। तो बेसिकली अब बात आ जाती है रॉयल्टी की भी। हाँ।
रॉयल्टी क्या चार्ज करते हैं आप लोगों से? रॉयल्टी हमारा 5 to 7.5% के बीच में रहता है, और नेट सेल्स, टोटल सेल्स जो रहता है उसमें से जीएसटी डिस्काउंटिंग ये सब हटा करके जितना सेल्स आता है उस पर हम चार्ज करते हैं। ओके। तो बेसिकली क्या रहता है कि रॉयल्टी नाम सुनते ही काफ़ी ब्रांड या काफ़ी इन्वेस्टर को लगता है कि हम जब बिजनेस कर रहे हैं, हम जब सब चीज़ कर रहे हैं, तो हम रॉयल्टी क्यों दें। हाँ। तो ये क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा रहता है। कोई भी ब्रांड, जैसे अगर वॉफ्चा की नहीं, अगर हम लोग कोई और भी ब्रांड की बात करें, तो बहुत सारे आपको बिजनेस मिल जाएगा कि 5 लाख में बिजनेस कर लो, 10 लाख में बिजनेस कर लो, 20 लाख में बिजनेस कर लो, 25 लाख में, मतलब XYZ कोई भी अमाउंट पे बिजनेस आप कर लो। तो आप बिजनेस कर लोगे, वो पैसे एक बार दे देंगे। उसके बाद क्या रहता है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है, मतलब रॉ मटेरियल जो कॉस्ट होता है, हम लोग का रहता है 30 से 35%। अब आपको वही कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो 40 से 45% अगर पड़ रहा है, तो वो बोलते हैं हम रॉयल्टी नहीं ले रहे। मतलब आप समझो कि मैंने अपना जो मार्जिन था पूरा मटेरियल में पहले ही आपसे ले लिया। हाँ, समझ गया मैं। ठीक है, तो अब आप कमाओ या नहीं कमाओ, हमने तो अपना कट पहले ही आपसे ले चुका है। हाँ। तो हमारा भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा ना आपके लिए, कि यार अब आपका सेल आए नहीं, आप थोड़ा सा फोकस करो, आपको सेल नहीं आएगा, आप अपने मेहनत करोगे। अब क्या होता है हमारे केस में, हमने को अपने को उसमें निकालना है कि यार अपने को जब आप बिजनेस करोगे तो हमारे पास कुछ आएगा, तो हम आपको गाइड करते हैं कि कैसे क्या मेहनत करो, करते हैं सेल इसमें। आप अच्छा करो, आपका जो रॉयल्टी आएगा हम आप ही के लिए री इन्वेस्ट करेंगे, आपके ही लिए जो बैक एंड का टीम रहेगा उसको हम ट्रेन करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, आपके लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करना उसी के लिए करेंगे। अगर ओके। हम पहले ही आपसे ले लेंगे और हम बोलेंगे कि अब आपने मेरे को दे दिया, अब आप अपना दुकान देखो, आप अपना दुकान चलाओ, अपना फ्रेंचाइजी चलाओ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, अगली बार जब मान लोगे तो फिर हम आपसे पहले ही ले लेंगे। क्या बात है। मतलब ये देखो कि कितनी गहरी बात है कि कमाई तो हर किसी को चाहिए, या तो वो नाक ऐसे पकड़ेगा या घुमा के पकड़ेगा। अब ये आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, कहीं आप ऐसे चक्कर में मत फंस जाना कि आप चीज़ें ही महंगी खरीद रहे हो। अगर आप चीज़ें महंगी खरीदोगे तो बट ऑब्वियसली बेचने में आपको दिक्कत आएगी, और बेचने में दिक्कत आएगी तो आपकी सेल्स अपने आप कम हो जाएगी। तो वाफ्चा में ऐसा नहीं होता है। वाफ्चा में जितनी भी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, और ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट है। एक सर सपोर्ट की बात भी आती है। देखो आज कोई भी चीज़ बनाना, मैं फ्रेंच फ्राइज की बात करूँ, मैं मोमोज की बात करूँ, या फिर हम वेफल्स की बात करें, सब चीज़ों की तो रेसिपी है बनी हुई। कोई भी बना सकता है, मशीनें बाजार में मिल रही हैं। उसमें वेफ्चा या किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं हम, तो हमें ये होता है कंपनी हमें सपोर्ट करेगी। हमें कोई तकलीफ आएगी तो कंपनी हमारा ध्यान देगी। आपका सपोर्ट में क्या क्या रहता है सिस्टम? सपोर्ट में अगर कल के दिन आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आता है, या जोमेटो स्विगी से लेकर के, या रॉ मटेरियल से लेकर के, या प्रोडक्ट से, कोई भी चीज़ XYZ आपके स्टोर में आता है कि आपको कुछ इवेंट करना है, कुछ आपको एडिशनल स्टाफिंग की ज़रूरत है, या आपको मार्केटिंग सजेशन चाहिए, प्लानिंग चाहिए, और आपको सेल इंक्रीज़ करना है, या कुछ और आप प्लान करो कि हम इसके साथ कुछ इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो हेल्प रहता है, या कोई प्रोडक्ट है। अब क्या प्रोडक्ट, आपने फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी देख लिया यूट्यूब पे कि ये फ्रेंच फ्राइज ऐसे आएगा, ऐसे फ्राई करके दे देना है। अब क्या आप उसका कॉस्टिंग जोड़ रहे हो कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे को कितने में रखना है, क्या मेन्यू में प्राइस होना चाहिए, कितने में हम सेल करेंगे, तो क्या मार्जिन अपना इस पे होना चाहिए, क्या मार्जिन अपना ऑनलाइन होना चाहिए। तो वो पूरा एक इकोसिस्टम बना करके हम एक बार देते हैं उनको, कि आपको ये चीज़ क्लियर हो पाए। रेसिपीज तो आपको वॉफल्स की भी हर जगह मिल जाएगी। आपको पिज़्ज़ा डोमिनोज जैसा बनाना है, आप यूट्यूब पे सर्च करो कि हाउ टू मेक डोमिनोज पिज़्ज़ा एट होम, आपको उसकी भी रेसिपी मिल जाएगी। बट एक जो इकोसिस्टम की कैसे कैसे प्रोडक्ट रखना है, कहाँ पे रखना है, क्या शेल्फ लाइफ कैसे मैनेज करना है, रॉ मटेरियल वेस्टेज कम कैसे हो सकता है, कंजम्पशन क्या होता है, कैसे कैसे डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करते हैं, मार्केटिंग कैसे, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें समझते समझते बहुत टाइम लग जाता है, और जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा बर्न कर चुके होते हैं अपने बिजनेस में। हाँ, स्टार्टिंग में वो पैसा भी जाता है, दिमाग भी जाता है, और उसके बाद फिर आदमी डीमोटिवेट भी हो जाता है। तो जब आप कोई फ्रेंचाइजी लेते हो तो ये बेनिफिट है कि आपको एक ब्रांड का सपोर्ट मिला हुआ है, हैंड होल्डिंग मिली हुई है। कोई तकलीफ है तो आप फोन उठाकर मिला लोगे, भाई क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। प्रॉब्लम हो सकता है आज अगर आप कोई भी ब्रांड का फ्रेंचाइजी लो, वॉफ्चा का भी लो, हमारे तरफ से भी बहुत बार होता है कि कोई चीज़ में डिले हो गया, कोई चीज़ में हमारे साइड से प्रॉब्लम हो गया, तो हम उस चीज़ को सुन करके सॉल्व करने का एक क्षमता रखता है कि हम आपको सॉल्व कर पा रहे हैं। अब रहता है कि नहीं यार, कोई रिग्रेट, मतलब कोई वो टेंशन ही नहीं है कि हो गया आपका प्रॉब्लम, हो गया, आप अपना समझो। अगर मैंने माल दे करके आपको कमा लिया, आपसे पहले कमा लिया, तो आपका अब टेंशन मेरे लिए उतना है नहीं। ठीक बात है। मैंने भी काफ़ी ब्रांड्स के साथ पहले भी काम किया हुआ है, मैंने भी ये चीज़ देखा हुआ है कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है, फ़ोन कर रहे हैं, सर हम लोग नहीं हेल्प कर सकते, नहीं पॉसिबल है, हेल्प नहीं मिलती है, बिल्कुल। हाँ। चलिए, आज अगर कोई कैफ़े खोल रहा है, उसे कौन सी 2-3 बातों पे ध्यान देना चाहिए?
ये चीज़ की अपने को जो हाइजीन है, टेस्ट क्वालिटी है, एसओपी है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में उसको मैनेज करके रखे कि क्या प्रोडक्ट कैसे खरीदना है, उसको कैसे रखना है और कैसे बेचना है और उसको दिखाना कैसे है चीज़ों को। ये चीज़ सबसे ये बड़ा पहले ध्यान इंपॉर्टेंट रहे। है। हाँ, और मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? मार्केटिंग आज से अगर मैं बात करूँ 5-6 साल पहले की, तो मार्केटिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हाँ। थी। आपके पास कस्टमर डायरेक्टली, आप अगर टेस्ट अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है तो आ जाएंगे। बट आज के दिन आपका टेस्ट भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, आपका ब्रांड भी है, फ्रेंचाइजी भी है, तब भी आपको अपने लेवल पे मार्केटिंग, अपने स्टोर के लिए मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग अपने से करना पड़ता है। और आज के दिन आपका 80% ऑफ द मार्केट अगर आपका ग्रो करेगा, मतलब 80 क्या 100% ऑफ मार्केट अगर वहाँ पे आपका पर्टिकुलरली सिटी में ग्रो करेगा, तो इस बेसिस ऑफ द मार्केटिंग कि आप कैसा खिला रहे हो, क्या है, क्या दिख रहा है मार्केट में, सोशल मीडिया पे क्या है। और लोकेशन का क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है किसी ब्रांड की सक्सेस के लिए? लोकेशन भी सबसे, मतलब अगर प्रायोरिटाइज किया जाए तो बिजनेस में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो हाँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। आपका मैन पावर कैसा है, आपका लोकेशन कैसा है, आपका मार्केटिंग टैक्टिस कहता है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, क्वालिटी कैसा है, हाइजीन कैसा है। बट अगर लोकेशन की भी बात करें तो एक तो हाई फुटफॉल एरिया होना चाहिए जहाँ पे लोग ज़्यादा आ रहे हैं, और लोग का पेइंग कैपेसिटी क्या है। बहुत जगह होता है कि अगर हम एक छोटे जगह पे खोल ले, वहाँ पे ऑडियंस तो बहुत है, बट मतलब वो आप समझ लो कि पेइंग कैपेसिटी उनका 50 रुपीज़ एंड बिलो है। तो हम वैसे जगह पे आउटलेट नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज की क्राउड दिखे। हम ऐसा जगह जहाँ पे फैमिली क्राउड भी मिले, जहाँ पे अपर मिडिल क्लास लोग और HNI क्लाइंट्स टाइप के लोग मिले, जहाँ पे कि हमारे पास प्रोडक्ट आए और आकर के खा करके लोग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। स्कूल रहे, कॉलेजेस रहे, अपार्टमेंट्स रहे, रेसिडेंट्स रहे, तो उस एरिया में अपना आउटलेट चल जाता है। और बेसिकली कोशिश यही करना चाहिए कि हम ऐसे जगह पे आउटलेट करें जहाँ पे मल्टीपल फूड ब्रांड ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। कुछ रैपिड फायर सवाल ले लेते हैं फटाफट से, हाँ। फ्रेंचाइजी से रिलेटेड। आपको अगर वेफचा की फ्रेंचाइजी लेनी है तो इन बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। हाँ। आज वेफचा की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कम से कम कितनी जगह की ज़रूरत है? 60 स्क्वायर फीट की। कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए किसी के पास? 8 लाख रुपए। क्या बिना हाँ। टाइम दिए भी वेफचा की फ्रेंचाइजी ली जा सकती है? हाँ, ली जा सकती है, कौन सा फोको मॉडल के फोको थ्रू। मॉडल में आप ले सकते हैं? हाँ। ROI क्या आती है आपके बिजनेस में? ROI हमारी जो फोफो मॉडल है उसमें 8 महीने से लेकर के 16 महीने के बीच में आपकी ROI आ सकती है, डिपेंडिंग कि हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और फोको मॉडल में अपने 2.5 से 3 साल में ROI 2.5 से 3 आती है। साल में। फ्रेंचाइजी फीस क्या रहती है आपकी फोफो मॉडल में? फोफो मॉडल में हमारी 3 से 4 लाख तक की फ्रेंचाइजी रहती है। मॉडल पे डिपेंड करता है, 3 से 4 लाख तक की फ्रेंचाइजी फ़ी रहती है। और आपकी बात करें फोको मॉडल पे, तो उस पर 4 से 5 लाख की फ्रेंचाइजी फ़ी रहती है। कितने साल का एग्रीमेंट होता है आपका? हमारा 3 साल का एग्रीमेंट होता है, और 3 साल के बाद हम 2 साल का ऑटो रिन्यू करके देते हैं अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस एंड द हमारे बीच में कैसा रिलेशनशिप कोई भी मेंटेन हो रहा है। आपका उसमें चार्जेस होते हैं आपके एग्रीमेंट 3 साल रिन्यूअल बाद पे? के बाद कोई चार्जेस नहीं होता, बेसिक स्टैम्प ड्यूटी 2-3 हज़ार रुपए रहते हैं, बाकी कुछ भी नहीं अच्छा, होता कोई है। फ्रेंचाइजी फीस कोई नहीं नहीं, रहती है फ्रेंचाइजी आपकी? फीस कुछ नहीं रहती है। मेन्यू सिलेक्शन में भी जो फ्रेंचाइजी होती है उसका कोई रोल होता है? मेन्यू सिलेक्शन में पहले तो बेसिक मेन्यू हाँ। हम बना करके देते हैं, लेकिन उनके हिसाब से भी, अगर वो वहाँ के लोकल है तो उनके हिसाब से भी रहता है कि यार यहाँ पे ये हमारे मेन्यू में होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम उनका मेन्यू डिज़ाइन करके प्राइसिंग उनके साथ डिस्कस करके पहले तो हम उनको रफ मेन्यू अपने साइड से दे देते हैं। बाकी फिर उनके साइड से भी डिस्कशन हो जाता है कि आपको क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। शेफ़ बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी कैफ़े बिजनेस में। शेफ़ की समस्या का समाधान कैसे करते हैं? एक्चुअली ये 100% शेफलेस मॉडल है। आपको अगर नॉर्मल मैन पावर पे मिल जा रहा है, उसको भी ट्रेनिंग देकर के सब चीज़ सिखाया जा सकता है। ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है आपके बिजनेस में? ट्रेनिंग हम लोग स्टार्टिंग के 15 डेज टू 1 मंथ आपके स्टोर पे जाकर के ट्रेनिंग अभी तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आपको कभी भी आपके स्टाफ को ट्रेनिंग चाहिए तो हमारे कोई भी नियर बाई आप आउटलेट पे, कंपनी आउटलेट हमारे ऑलमोस्ट 8 अभी रनिंग है, और विद इन 3 मंथ्स अभी 5-6 और हम लोग ओपन कर रहे हैं। अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं वेफचा कहाँ रहेगा? 500 प्लस स्टोर। IPO पे जाने का कोई इरादा है आपका? हाँ, इरादा तो है बिल्कुल। मैं यही चाहूँगा कि आप बहुत जल्दी आपके 500 स्टोर्स हो और हम NSE और BSE में आपको देख सके। वॉफ्चा, अगर आप इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो नंबर आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दे दूंगा। आप बातचीत करिए और देखिए क्या ये ब्रांड आपके शहर में भी कमाल कर सकता है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में अलग अलग लोकेशन में कर रहा है। दोस्तों, हम कोई भी वीडियो बना रहे हैं एजुकेशन पर्पज से बना रहे हैं। आज हमने आपको वेफचा के बिज़नेस के बारे में जानकारी दी, सीधा उनके फाउंडर से मिलवाया, हमने जाना कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही बिजनेस के लिए जुड़े रहिए फ्रेंचाइजी बताओ के साथ। जय हिंद, जय भारत।